हेलो स्टूडेंट्स, केल्विन साइकिल के सेकंड पार्ट में जहां हमने केल्विन साइकिल में CO2 का फिक्सेशन, PgA का रिडक्शन, डाई-HAP का निर्माण, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के निर्माण को समझ लिया है, अभिक्रिया रूप में सीख लिया है। अब हमारा पॉइंट जो बचता है वो है RUBP, जो RUMP जो है उसका पुनः प्राप्तिकरण की हम बात कर रहे हैं। तो यहां हमारी जो कैलकुलेशंस थी उसमें अभी हमारे पास शेष बच रहे हैं 6 मॉलिक्यूल्स, किसके? PgAl के, और हमारे पास में 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो बच रहे हैं किसके? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के। ये अभी भी हमारे पास में बचा हुआ है ग्लूकोज बनने के बाद। इन्हीं से हम क्या करते हैं? वापस पुनः प्राप्ति करते हैं किसकी? राइबोलोज 5 फॉस्फेट की। ठीक है, तो ऐसे में हमारे स्टेप जो कि हमने 9 तक पहुंचा दी थी, अब हम 10 की ओर आगे बढ़े तो स्टेप 10 में क्या हो रहा है? 2 मॉलिक्यूल 6 कार्बन के जो थे किसके? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के। ठीक है, और रिएक्शन करते हैं 2 मॉलिक्यूल किसके? 3 कार्बन के, और किसके हैं ये? PgAl के। क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, दोनों जुड़ते हैं और ये होता है ट्रांस कीटोलेज। कीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में, ट्रांस कीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में हम इन्हें ये करते हैं। तो ऐसे में हमको मिलता है एक प्रोडक्ट जाइलोज, फाइव फॉस्फेट। जाइलोज 5 फॉस्फेट, और दूसरा हमको मिलता है इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। यहां देखिए जाइलोज के मॉलिक्यूल कितने मिले हमको? 2, लेकिन इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 3, 5। इरिथ्रोज के हमको कितने मिले? 2 मॉलिक्यूल, और इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 4। क्लियर है? अब इन रिएक्शंस को आगे बढ़ाते हैं। जो जाइलोज है, स्टेप 11 की हम बात करें तो जो जाइलोज 5 फॉस्फेट जिसके 2 मॉलिक्यूल्स थे और कार्बन 5 थे, ये क्या हो रहा है? आइसोमरेज। आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ये बनाता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल, और कार्बन है 5। तो हमें रॉ मटेरियल में 6 मॉलिक्यूल्स में से 2 मॉलिक्यूल राइबोलोज के पुनः प्राप्त हो चुके हैं। अब हमारे पास बच रहा है जाइलोज। तो स्टेप 12 की हम बात करें, स्टेप 12 की हम बात करें तो स्टेप 12 में जो इरिथ्रोज है 4 फॉस्फेट जिसके 2 मॉल्स हैं, और उसमें कार्बन की संख्या है 4 कार्बन, जो है वो रिएक्ट करता है किससे? हमारे पहले के बचे हुए डाई-HAP के 2 मॉलिक्यूल से। तो 2 डाई-HAP। तो डाई-HAP की बात करें तो उसके हैं 2 मॉलिक्यूल, लेकिन कार्बन की संख्या है 3। 2 मॉलिक्यूल लेकिन कार्बन की संख्या है 3। तो ऐसे में ये यहां पे एल्डोलेज, एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये यहां पे बनाता है सूडो। सूडो का मतलब आभासीय, हेप्टुलोज 1,7 बाई फॉस्फेट।
यहां पे इसके भी कितने हैं 2 मॉलिक्यूल और कार्बन कितने हैं 7 कार्बन की श्रृंखला नहीं होती है, इसलिए हम इसका नाम दे रहे हैं सूडो हेप्टुलोज। और ये जो सूडो हेप्टुलोज है ये यहाँ पे सूडो हेप्टुलोज 1,7 फॉस्फेट जो था ये यहाँ पे फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में बनाता है सूडो 7 फॉस्फेट, जिसके कितने मोल्स हैं 2 मोल और कार्बन कितने हैं 7 कार्बन। यह अस्थायी उत्पाद है। आगे बढ़ते हैं, स्टेप हो गई हमारी अब 13। इसको मिटा देते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। स्टेप इसको भी हटा देते हैं। सूडो हेप्टुलोज तक हम आ चुके हैं। सूडो हेप्टुलोज हमारा हो चुका है। सूडो हेप्टुलोज के बाद अब हमारे पास में सूडो हेप्टुलोज के सेवन फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं 2 और उसमें कार्बनों का नंबर है 7। ठीक है, तो यहां पे ऊपर के बचे हुए अभी हमारे पास में PgAl के अभी भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं जो कि 3 कार्बन के थे। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों मिलेंगे तो यहां पे एंजाइम आ जाएगा ट्रांस कीटोलेज। और ये ट्रांस कीटोलेज एंजाइम जो है वो एक बनाएगा यहां पे राइबोलोज 5 फॉस्फेट, जिसके कितने मोल बनाएगा 2 मॉलिक्यूल और उसमें कार्बन है कितने 3, और एक यहां पे बनाएगा वो जायोलोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, और उसके भी कितने मोल हैं 2 मोल 3 कार्बन। तो ऐसे में हमें राइबोलोज के 2 मॉलिक्यूल पहले मिल चुके थे। ठीक है, जो हम फ्रक्टोज से रिएक्शन करवाए थे। उसके बाद 2 मॉलिक्यूल हमको मिल गए किससे PgAl और सूडो हेप्टुलोज की रिएक्शन से। और उसके बाद 2 मॉलिक्यूल जो है वो जाइलोज के इंटर कन्वर्जन, मतलब जाइलोज कन्वर्ट हो जाएगा किसमें आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में राइबोलोज 5 फॉस्फेट। इस तरीके से हमको 2 2 और 2 टोटल 6 मोल जो है वो किसके मिल जाएंगे राइबोलोज 5 फॉस्फेट के पुनः प्राप्त हो जाएंगे। तो हमारा जो है वो 5th पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है और हमारे पास में वापस CO2 को ग्रहण करने और उसके स्वांगीकरण के लिए रॉ मटेरियल तैयार है और ये साइकिल जो है वो पुनः प्राप्त वो स्टार्ट हो सकती है। और प्रत्येक साइकिल के अंत में अगर अपन कहें इसे अभिक्रिया रूप में अगर अपन लिखें तो इन कैल्विन साइकिल समीकरण रूप में कहें तो यहां पे कंज्यूम हो रहा है 6 CO2 12 H2O मॉलिक्यूल्स हैं, उसके अलावा 18 ATP। ध्यान कीजिए 6 जुड़ गए थे RUMP में और 12 जुड़ गए थे PGA में, तो टोटल 18 ATPs प्लस 12 NADPH2 ये जो हैं ये जुड़े थे PGA के हाइड्रोलाइसिस में, जो अपघटन हमने लिखा था रिडक्शन उसमें। तो जो हमारी रिएक्शंस होती हैं इनटू स्ट्रोमा किसकी उपस्थिति में एंजाइम्स की उपस्थिति में इनटू स्ट्रोमा एंजाइम्स की उपस्थिति में जो रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शंस की बदौलत हमको क्या प्राप्त होता है, हमको प्राप्त होता है 6 मॉलिक्यूल तो O2 के। ठीक है, उसके अलावा हमको 6 मॉलिक्यूल मिलते हैं H2O के, उसके अलावा हमको मिलता है C6H12O6 का एक मॉलिक्यूल। इसको पहले लिख देते हैं
C6H12O6 ग्लूकोज का हमको क्या मिल रहा है, एक मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके अलावा हमको मिलते हैं 6ADP, 18ADP, 12NADH, ये मिल गए। और इसके अलावा मिलता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये हमारी रिएक्शन पूरी होती है। और अगर हम फोटोसिंथेसिस में संपूर्ण रिएक्शन को ऐड करें तो संपूर्ण रिएक्शन में ये जो ADP है, NADH2 है, ये दोनों के दोनों किस में जाएंगे, लाइट रिएक्शन में। और लाइट रिएक्शन में जो हमारा फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, जिसमें ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ATP एंड NADH2 के अंदर, ठीक है। और वहां पे CO2 मॉलिक्यूल जो है उसका क्या हो जाता है, पूरी तरीके से ब्रेक डाउन। तो यहां हम कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी खर्च हुई है केल्विन साइकिल द्वारा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने और वो 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को क्या करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए या फिक्सेशन के लिए, ये एनर्जी जो है वो हमको लाइट रिएक्शन के फोटोफॉस्फोराइलेशन साइकिल से प्राप्त होती है। इस प्रकार केल्विन साइकिल कंप्लीट होती है। थैंक्स। हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट। बीएससी सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर में आज हमारा टॉपिक है C4 साइकिल। एंड एक टॉपिक और जो इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड रिलेटेड है, दैट इज क्रेंज अनाटमी, ठीक है। C4 साइकिल की अगर अपन बात करें तो C4 जो साइकिल है, सबसे पहले बाई कॉर्ड्स कैश एंड हार्ट ने लगभग 1965 में इस C4 साइकिल को समझाया। अब हमारे लिए पॉइंट आता है व्हाट इज C4। उन्होंने जब कुछ मोनोकॉट्स लाइक गेहूं, बाजरा, ज्वार या कुछ डाइकॉट्स लाइक चिनोपोडिया आदि में जब उन्होंने फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन का अध्ययन किया, ठीक है, तो उन्होंने कुछ अलग पाया। उन्होंने देखा कि उन अनाटमी के अलावा कुछ विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जो बंडल शीथ को घेरे हुए हैं और उनमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो है वो एक अलग स्टेप के द्वारा कंप्लीट होती है। हालांकि उनमें प्रकाश संश्लेषण केल्विन साइकिल द्वारा ही कंप्लीट होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल केल्विन साइकिल द्वारा ही कंप्लीट होता है, परंतु उससे पहले या CO2 के स्वांगीकरण से पहले CO2 का स्टोरेज किया जाता है, बंधनकारी बनाया जाता है। तो इस प्रकार के उसमें उन्होंने कहा कि जैसे C3 प्लांट जो हैं में प्रथम स्थाई जो उत्पाद था वो था PGA और ये एक 3 कार्बन कंपाउंड था, ठीक है। लेकिन यहां पे कुछ चेंज आ रहा है। C4 जो प्लांट्स हैं उनमें प्रथम स्थाई उत्पाद जो है या CO2 ग्राही, जो CO2 का ग्राही था वो था PGA जो कि 3 कार्बन कंपाउंड था। यहां पे प्रथम स्थायी उत्पाद की अगर हम बात करें या प्रथम CO2 ग्राही की बात करें, CO2 ग्राही की बात करें तो वो PGA से पहले किसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, PEG के द्वारा, ठीक है, वो सॉरी PEP के द्वारा, फास्फोपाइरोइनोल फास्फेट, ठीक है, पैप के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और ग्रहण करके क्या बना दिया जाता है, ऑक्जेलो एस्टिक एसिड जो कि प्रथम स्थाई उत्पाद है जो कि 4 कार्बन वाला कंपाउंड है। ये है इंपॉर्टेंट चीज। यहां पे प्रथम जो है वो CO2 ग्राही किया जाता है, RU
BP के द्वारा और बनाया जाता है प्रथम स्थायी उत्पाद PGA, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। वहीं C4 एनाटॉमी या प्लांट्स के अंदर जो सबसे पहले CO2 को ग्रहण करता है वो है फास्फोइनोल पायरुविक एसिड PEP, और यह जो है वो कन्वर्ट करता है किसमें, एक स्थायी उत्पाद जो कि है 4 कार्बन। इसी वजह से इस साइकिल का नाम जो है वो पड़ा C4 साइकिल। ठीक है, तो C4 साइकिल को समझने से पहले हम एक विशेष प्रकार की एनाटॉमी की बात करें जिसे क्रेंज ने समझाया, और उनके संबंध में इसका नाम जो है वो क्रेंज एनाटॉमी रखा गया। तो हम सबसे पहले क्रेंज एनाटॉमी की समझे। तो सर क्रेंज जो थे उन्होंने कुछ विशिष्ट पादपों में, कुछ सक्युलेंट प्लांट्स के अंदर, कुछ नॉर्मल जैसे कि चीनोपोडिया है, खरपतवार जो है, उनके अंदर इस प्रकार की एनाटॉमी को कहा। क्यों कहा? उनका ये मानना है या उन्होंने सुझाव दिया कि C4 प्लांट्स जो हैं उन्हें बहुत अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, और C3 साइकिल से जो ग्लूकोज मिल रहा है उसकी मात्रा कम है। ऐसे में इन्होंने अपने आप को एक अडेप्टेशन में ढाला और एक विशेष प्रकार की एनाटॉमी डेवलप करी। अगर हम इस एनाटॉमी की बात करें तो इसे क्रेंज एनाटॉमी कहा। इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। क्रेंज एनाटॉमी जो लीफ की मेजोफिल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स, और ये हो गए उसके पैलिसेड टिश्यूज। अगर हम डाइकॉट की बात कर रहे हैं, अगर मोनोकॉट की बात कर रहे हैं तो मोनोकॉट में इस तरीके के खंभ तक नहीं मिलेंगे, सब कुछ कैसा मिलेगा, ग्राउंड सब्सटेंस, भरण तक के रूप में। तो ये हो गई डाइकॉट। या अगर हम गन्ने की बात कर रहे हैं तो हम खंभ तक हटा देते हैं, हम सिंपल यहाँ पे क्या बनाएंगे, पैलिसेड, और पैलिसेड के बीच में यहाँ पे हो गया इसकी बंडल शीथ। ये हो गई बंडल शीथ की सेल्स। ठीक है, और बंडल शीथ में ये हो गया पार्ट फ्लोएम और ये हो गया पार्ट जाइलम। बंडल शीथ की सेल के चारों तरफ एक विशिष्ट कोशिकाएं, कौन सी, मेसोफिल सेल्स का एक आवरण है जो कि एक दूसरे के कौन सी है, कॉन्सेंट्रिक, बिल्कुल संकेंद्रीय वलयों के रूप में जो है वो इस पूरी की पूरी एनाटॉमी को क्या करती है, घेरे रहती है। पूरी की पूरी जो एनाटॉमी है उसको क्या करे हुए है, घेरे हुए है मेसोफिल सेल्स। ठीक है, इसका ये हो गई इसकी सभी मेसोफिल ग्राउंड सब्सटेंस अंतराकोशिकीय अवकाश के साथ। These are stomatals.
इसको बना देते हैं अपर स्टोमेटा सेल्स। ठीक है, अब दैट इज एपिडर्मिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है क्रेंज एनाटॉमी। ठीक है, ये हो गया स्टोमेटा। लीफ मेसोफिल सेल्स, ये हो गई क्रेंज मेसोफिल सेल्स, ये हो गया बंडल शीथ, ये पार्ट हो गया फ्लोएम, जाइलम, वैस्कुलर बंडल। ठीक है, और ये हो गई लोअर एपिडर्मिस। अगर हम गन्ना सेक्रम की बात कर रहे हैं, उसमें ये संपूर्ण संरचना जो है ये कहला रही है क्रेंज एनाटॉमी। ये संपूर्ण संरचना है। तो यहां देखिए मेसोफिल सेल्स, क्रेंज एनाटॉमी जो है मेसोफिल सेल्स है, बंडल शीथ्स। तो यहां एक सिंपल सा मैकेनिज्म है कि दिन के टाइम पे ही यहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, डार्क रिएक्शन होती है जिससे ग्लूकोज प्रोडक्ट बनते हैं और वो रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं। किसमें? फोटोसिंथेसिस में, वो फोटोसिंथेसिस नहीं, रेस्पिरेशन में, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस द्वारा उनका अपघटन होता है। तो ऐसे में इन सेल्स में शायद एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये सेल्स क्या करती हैं, जो रेस्पिरेशन द्वारा एक लिमिट में CO2 आता है और C3 साइकिल आता है। तो इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, एक विशिष्ट प्रकार की सेल्स को डिफाइन किया। किसमें? मेसोफिल सेल्स में। और इन मेसोफिल सेल्स में एक अदर प्री कैल्विन साइकिल डेवलप करी, जो कि रेस्पिरेशन द्वारा विमुक्त CO2 को अपने अंदर क्या करता है, स्टोर करने का या बाइंड करने का काम करता है, जिसकी वजह से कोशिका में CO2 की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। ठीक है, और वही CO2 जो है वो ज्यादा मात्रा में क्या करने के काम आएगी, फोटोसिंथेसिस करने के काम में आती है। तो यहां पे अगर मैं कहूं तो यहां पे सिंपल वे में ये हो रहा है कि जो मेसोफिल सेल्स है क्रेंज की, उसमें क्लोरोप्लास्ट पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते। उनमें क्लोरोप्लास्ट है उसमें ग्रेना संख्या कम होती है। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन जो है वो बिखरी हुई रहती है परिधि की और एक जाल समान संरचना में, और उसमें स्टार्च पार्टिकल जो है उनकी मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ऐसे में बाह्य वातावरण से CO2 प्लस रेस्पिरेशन द्वारा जो CO2 है उनको ये क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहण करने के बाद इस CO2 को वापस ब्रेकडाउन के माध्यम से मुक्त करके किसको दे दिया जाता है, सेल्स की, बंडल सेल्स को। वहां पे होती है इनकी डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन से जो बना हुआ प्रोडक्ट है ग्लूकोज, वो ट्रांसफर कर दिया जाता है किसको, फ्लोएम की साइज ट्यूब्स को। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास में 4 उपकरण काम आ गए, स्टोमेटाज या वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड, मेसोफिल सेल्स के बाद बंडल शीथ सेल्स, और उसके बाद में है फ्लोएम की चालनी पट। तो ये स्ट्रक्चर है क्रेंज एनाटॉमी का। विशेष प्रकार की संरचना है जिसमें बंडल शीथ को चारों तरफ से 2 या 3 एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रिक सन केंद्रित मेसोफिल सेल्स द्वारा घेर लिया जाता है, और घेर कर प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन को कंप्लीट किया जाता है। और ये जो एक्स्ट्रा लेयर्स हैं ये CO2 के बाइंडिंग को इन्फेक्ट करती हैं, उनको ज़्यादा बाइंड करती हैं, ताकि कैल्विन साइकिल द्वारा ज़्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल जो है उसके लिए CO2 प्राप्त हो सके। ये संपूर्ण संरचना जो है वो मोनोकॉर्ड्स में ज़्यादातर देखने को मिली। डाइकॉर्ड्स के कई एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हम कह सकते हैं चिनोपोडियम, मोनोकॉर्ड्स में ज्यादातर है लाइक गन्ना, ज्वार, बाजरा। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहां हम कर सकते हैं डाइकॉर्ड्स की हम बात करें तो इसमें मेनली है
साइप्रेसी कुल के जो सदस्य हैं। उसके अलावा अगर हम ये साइप्रेसी और फिर उसमें मेनली अगर हम बात करें तो चिनोपोडियम बथवा चिनोपोडियम, ठीक है। उसके अलावा अगर हम और बात करें तो हम यहाँ पे ले सकते हैं यूफोर्बिया, और अगर एग्जाम्पल ले तो यहाँ पे लिख सकते हैं एमरंथस आदि। उसके अलावा हम यहाँ पे एग्जाम्पल सकुलेंट या जीरोफिटिक प्लांट्स के भी कुछ ले सकते हैं, लेकिन उनमें एक विशेष मैकेनिज्म है जिसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर समझेंगे, तो दैट इज क्रेंज एनाटमी। अब हम यहाँ पे समझते हैं C4 साइकिल। सर्वप्रथम डाउनटन एंड त्रिगुणे ने सबसे पहले C4 साइकिल एंड क्रेंज एनाटमी के संबंध को समझाया, ठीक है। और डाउनटन ने लगभग 117 जो हैं वंश जीनस जो हैं उनमें लगभग क्रेंज एनाटमी जो है उसके बारे में उन्होंने बताया। तो यहां पे अगर अपन क्रेंज एनाटमी एंड C4 साइकिल की बात करें तो पहले साइकिल के रूप में, देन फिर उसको अभिक्रिया के रूप में समझते हैं। यह है क्रेंज मीजोफिल सेल, क्रेंज मीजोफिल सेल, ठीक है। इसके बाद अगर अपन कहें तो ये अपन बना देते हैं यहाँ पे ये हो गई बंडल शीथ
सेल्स। ये हो गई हैं साइड ट्यूब्स, और ये हो गया एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर या हम कह सकते हैं बाई CO2, ठीक है, CO2 बाई एटमॉस्फेयर, या हम कह सकते हैं बाई रेस्पायरेशन। ठीक है, अब इसकी प्रोसेस को समझते हैं। एक सिंपल डायग्राम मैंने जो बनाया था क्रेंज का वही है, दैट इज एपिडर्मिस। ये हो गई बंडल शीथ, ये हो गई लोअर एपिडर्मिस, ये बंडल शीथ में ये हो गई फ्लोएम, और ये हो गया जाइलम। ये बंडल शीथ को चारों तरफ से घेर लिया मीजोफिल सेल्स ने, और ये हो गया स्टोमेटा जो कि भाई एटमॉस्फेयर में है। तो ये बाहर हो गया, दैट इज मीजोफिल सेल्स क्रेंज वाली। ये हो गई बंडल शीथ सेल्स, और ये हो गई फ्लोएम की जो है चालनी पट। ये सिंपल वे में तो 3 टाइप की सेल्स यहां पे काम आ रही हैं। तो फर्स्ट क्या हो रहा है कि बाय रेस्पायरेशन या एटमॉस्फेयर से जो CO2 कंसंट्रेशन आ रही है उसमें से काफी कुछ मात्रा तो जो है वो प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन में डायरेक्ट जो है वो RUMP द्वारा क्या कर ली जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है। उसके अलावा जो बचती है या जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 है उसको इसके साइटोप्लाज्म में उपस्थित PEP द्वारा क्या कर लिया जाता है, इस CO2 को जो है वो क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, ग्रहण करने के बाद यहाँ पे एंजाइम जो है वो काम आता है, और वो एंजाइम जो है वो इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जो है प्रथम 4 कार्बन वाला उत्पाद है, ये यहां पे एनर्जी कंज्यूम करके बनाता है मैलिक एसिड। ठीक, मैलिक एसिड जो है वो इस बीच में बाई प्लाज्मोडेस्मेटा या थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये जो है ये ट्रांसफर हो जाता है इनटू द बंडल शीथ, और बंडल शीथ में जो मैलिक एसिड है ये किसमें, इनटू पायरुविक एसिड, एंड CO2 में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ये CO2 जो है वो केल्विन साइकिल जो चल रही है उसके अंदर क्या आ जाता है, कंज्यूम हो जाता है CO2 जो है बाई, ये हो गया RUBP, ये बन गया यहाँ पे PGA, यहाँ बन गया PG, ये बन गया PGA, यहाँ बन गया PGAL, यहाँ पे बन गया ग्लूकोज, और यहाँ पे वापस मिल गया RUMP। ये हो गई है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल, CO2 कंज्यूम हो गई। अब जो पायरुविक एसिड है ये पायरुविक एसिड वापस ATP की उपस्थिति में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, PEP में, और ये PEP जो है ये पुनः क्या होता है, CO2 को ग्रहण करने में सक्षम होता है। इस प्रकार यहाँ पे क्रेंज एनाटॉमी में 2 प्रकार की रिएक्शंस साथ में चल रही हैं। इन्हें अपन समीकरण रूप में लिखते हैं। स्टेप
फर्स्ट की अपन बात कर रहे हैं। स्टेप फर्स्ट में जो PEP है, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड, ये 1 मोल CO2 और H2O की उपस्थिति में एंजाइम कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये बनाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA। ठीक है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाता है, उसके साथ में जो फॉस्फेट है, क्योंकि यहां पे ब्रेक डाउन हो रहा है और H2O है, तो इसके साथ निकालता है H3PO4 मॉलिक्यूल। PEP फास्फो इनॉल पायरुविक एसिड, ये इसका नाम है, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। स्टेप नंबर फर्स्ट, तो स्टेप नंबर फर्स्ट को यहां देखिए कि जो मेसोफिल सेल्स है उनके साइटोप्लाज्म में बाइग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के 10th स्टेप में क्या मिल रहा है? पेप, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। ये फास्फोइनोल पायरुविक एसिड जो है वो क्रेब्स साइकिल में जाने की जगह क्या कर रहा है? CO2 को ग्रहण कर रहा है। H2 मॉलिक्यूल के कारण यहां पे 3 कार्बन से CO2 को ग्रहण करके क्या बना लेता है? 4 कार्बन का एक स्थायी उत्पाद। इसी कारण हम इस साइकिल को बोलते हैं C4 साइकिल। ये हुआ। इसके बाद C4 साइकिल। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में ऑक्जेलो एसिटिक जो है वो NADPH2 को ग्रहण कर यहां पे डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। स्टेप 2, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो एक मॉलिक्यूल NADPH2 से रिएक्शन, यहां पे एंजाइम आ जाएगा, मैलिक एसिड पे हो रहा है, दैट इज मैलेट, क्योंकि मैलिक एसिड बन रहा है, मैलिक डिहाइड्रोजनेज, मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, और यहां पे बनाता है मैलिक एसिड प्लस NADP। कार्बोक्सिलेज, और ये हो गया क्या बोलते हैं? डिहाइड्रोजनेज, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। यहां निकल गया H3PO4 और यहां पे समाकलित हो रहा है NADPH2। ठीक है। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में जो मैलिक एसिड है वो रिएक्ट कर रही है मैलेट एंजाइम डिहाइड्रोजनेज की उपस्थिति में। मैलिक एसिड जो है वो रिएक्ट कर रही है डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में। मैलिक एसिड यहां लिख देते हैं, दैट इज स्टेप 3, मैलिक एसिड एंड NADP जो है उपस्थिति में कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। प्लस CO2 मॉलिक्यूल। मैलिक एसिड के मेसोफिल सेल से बंडल शीथ में आते ही
यहां पे एंजाइम द्वारा क्या हो जाता है, एक तरीके से इसका कार्बोक्सिलीकरण, डीकार्बोक्सिलीकरण। डीकार्बोक्सिलीकरण, इसको समझिए, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन जुड़ रहा था, दैट इज कार्बोक्सिलीकरण, और ये हो गया वी कार्बोक्सिलीकरण। यहां पे सी कार्बन टूट रहा है, तो ऐसे में 4 कार्बन का जो मैलिक एसिड है वो टूटा है और किस में बदल गया है, 3 कार्बन के पायरुविक एसिड में, और CO2 जो है वो इस माध्यम में क्या हो चुकी है, मुक्त हो चुकी है। यह मुक्त CO2 जो है वो केल्विन साइकिल के RuBP द्वारा क्या कर ली गई, ग्रहण कर ली गई, और ग्रहण करने के बाद में PGA जो है, PGA फिर PGAL के क्या बोलते हैं, रिडक्शन से बन रहा है 12 मॉलिक्यूल PGAL, PGAL से बन रहा है ग्लूकोज, और बाकी के जो मॉलिक्यूल्स बच रहे हैं PGAL, DiHAP और फ्रक्टोज 6 फास्फेट, इसके मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या बना रहे हैं, वापस 6 मॉलिक्यूल RuMP को वापस क्या करते हैं, रीजनरेट करते हैं। इस प्रकार केल्विन साइकिल कंटिन्यूस में चलती रहती है। स्टेप ये कंप्लीट, तो यहां अगर अपन लिखें तो स्टेप 4, तो जो CO2 मिली है, CO2 कंज्यूम या फिक्सेशन बाय केल्विन साइकिल, और इसको सबसे पहले ग्रहण कौन करता है, RuMP, RuBP, और उस RuBP से बनता है PGA, प्रथम 3 कार्बन का स्थायी उत्पाद। दूसरी तरफ जो हमारे चल रहा है 5th स्टेप, हमको मिल रहा है पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड जो है वो ATP कंज्यूम करके किसकी उपस्थिति में, काइनेज एंजाइम, और कार्बन कौन सी बन रहे हैं, 3 कार्बन श्रृंखला, तो दैट इज काइनेज, कौन सा, ट्रायोज काइनेज एंजाइम। ट्रायोज काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये बनाता है PEP, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। ये इसने समाकलित कर ली ATP, और ये हो गया ADP, और यहां पे बन गया कौन सा, काइनेज एंजाइम। काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये जो पायरुविक एसिड है ये कहां पहुंच गया, वापस, दैट इज PEP, कौन सा, पायरुविक काइनेज। और ये पायरुविक काइनेज जो है ये इसमें है, और यहां से ये ट्रांसपोर्ट होकर मेम्ब्रेन से वापस किस में पहुंच जाता है, क्रेंच मेजोफिल सेल में, बंडल सीट से, और ग्लूकोज जो बन रहा है वो ग्लूकोज का ट्रांसफर किस में हो जाता है, साइव ट्यूज में। ठीक है, इस प्रकार ये दोनों चक्र जो हैं वो CO2 के फिक्सेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, और इस प्रकार यहां पे CO2 की ज्यादा मात्रा को रोका जा सकता है और इस रिएक्शन को कंटिन्यूटी में बढ़ाया जा सकता है। कम धूप में, कम समय में ज्यादा CO2 से क्या किया जा सकता है, ज्यादा ग्लूकोज का प्रोडक्शन किया जाता है। अतः इसे हम क्रेंज एनाटॉमी के साथ C4 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हम एक नाम और दे सकते हैं, वो है इसका DCA साइकिल। नहीं, वो C2 के लिए हो गया, बस इतना ही। थैंक्स।